महासागरों का जल खारा क्यों होता है, इसमें लवणता कैसे पाई जाती है, इसको समझने के लिए अपन महासागरीय जल की लवणता वाला टॉपिक आज क्लियर करेंगे। ये पीटी के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैंने कल भी बताया था कि इससे पर्सन आने के 1/3 चांस रहते हैं और एक बड़ा पर्सन आता है। तो अपन बात करते हैं महासागरीय लवणता आई कैसे। देखो इसके स्रोत क्या क्या है। लवणता किससे होगी, खनिजों के कारण लवणता हो रही है। तो अपन बात करते हैं कि महासागर जल में खनिज कहाँ कहाँ से आए। देखो जो ऊपरी भूप्रपटी अपनी जो नदियाँ हैं, नदियाँ अपने साथ खनिजों को बहा के लेके गई थी, तो इन खनिजों से लवणता में वृद्धि हुई। दूसरा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा और खनिज पाए जाते हैं, तो इसके कारण लवणता में वृद्धि हुई। तीसरा, लवणता और किस कारण आई, जो महासागरीय जीव होते हैं, कोई मान लो कोई जीव है जो नष्ट हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, महासागरीय जीव है, इसकी मृत्यु के पश्चात जो इसके कंकाल वगैरह होंगे या जो इसका अपघटन वगैरह होगा, जो बच्चे कुछ जो अवशेष होंगे ना, वो लवणता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो क्या है, वो अपशिष्ट पदार्थ ही तो है ना। और चौथा, जो उल्कापिंड होती है, देखो जो उल्कापिंड या धूमकेतु पृथ्वी को वायुमंडल में आते हैं, वो उनमें घर्षण के कारण वो जल जाते हैं और जलने के पश्चात उनकी धूल हो जाती है, और वो धूल जैसे जैसे नीचे पृथ्वी सतह पर आती है तो 71% क्षेत्र पर महासागर हैं, तो उनमें वो एकत्रित होती है, और उसके कारण उस धूल के कारण उस महासागर की जल की लवणता में वृद्धि हुई। तो 4 कारण है महासागरीय जल की लवणता किस किस कारण हुई सी। नदियों के कारण हुई है, ज्वालामुखी उद्गार कारण हुई है, महासागरीय जीव के कारण, और उल्का धूल कारण। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, इसको नापते किस में है, जो लवणता होती है इसको नापते किस में, इसको प्रतिशत में नहीं नापते, ये ध्यान रखना, इसको नापते हैं प्रति 1000 ग्राम में। 1 किलो जल में कितनी लवणता है, किसमें, ग्राम में। इसको किस में नापेगी, ये प्रति 1000 ग्राम में। मैंने पीटी में पीटी में नहीं, एक बार टेस्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें लवणता से संबंधित कुछ था, तो वहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ था। मैंने सर से पूछा कि सर क्या ये प्रश्न गलत है क्या, क्योंकि इसमें प्रति 1000 लगा हुआ है, होना तो प्रतिशत में चाहिए ना। तो सर ने बताया था कि ये प्रति 1000 ग्राम में ही मापी जाती है, तो उसके बाद मुझे अच्छे से याद है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, महासागरीय जल की लवणता की परिभाषा क्या होगी, 1 किलोग्राम महासागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ यानी लवणता का ग्राम में कितना भार है, तो ये हो गई महासागरीय जल की लवणता। अब देखो लवणता बढ़ती किससे है और घटती किससे है, इसको समझने के लिए, और ये इसको ध्यान से समझना। एक तो इम्पोर्टेंट है, पीटी से इससे प्रश्न पूछा गया था, मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न इससे पूछा गया था। देखो अब बात करते हैं लवणता किससे बढ़ती है। लवणता में वृद्धि, देखो उन कारणों से लवणता में वृद्धि होगी जो या तो जल को मीठा जल जिनकी वजह से कम हो रहा है, या फिर कोई नया पदार्थ ला के जल में छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से लवणता में वृद्धि होगी। तो अब देखो ये कौन कौन से पदार्थ हैं जो लवणता में वृद्धि कर सकते हैं, या कारक, वृद्धि के कारक देख लो। पहला, वाष्पीकरण। अब बात आती है वाष्पीकरण कैसे करता है। मैंने कल वाले टॉपिक में बताया था, इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था, देखो कि जल है कोई भी, ये जल है 100 किलो जल है, इसमें लवणता है 100 ग्राम लवणता है। यदि वाष्पीकरण की वजह से इस जल में से 10 किलो जल उड़ के चला गया, वाष्प हो गया उसका, अब बचा कितना, 90 केजी जल। लेकिन आपको पता है कि वाष्पीकरण में लवणता थोड़ी जाएगी, वो तो मीठा जल ही जाएगा। अब 90 किलो जल में ही 100 ग्राम लवणता मौजूद है, तो लवणता में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। इस क्षेत्र की लवणता जब निकालेंगे प्रति 1000 ग्राम में, तो लवणता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, लवणता में वृद्धि ऑब्वियसली वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ से मीठा जल की कमी हो चुकी है। तो ध्यान रखना, वाष्पीकरण होगा, जितना अधिक वाष्पीकरण होगा लवणता उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, हिम का निर्माण। हिम का निर्माण किस तरह से, हिम के निर्माण से क्या होगा, देखो हिम का निर्माण होगा तो मीठा जल
कम होगा उस क्षेत्र से मीठा जल कम होगा, तो उस जितना क्षेत्र से मीठा जल कम हो गया उस क्षेत्र से मीठा जल हो गया, लेकिन लवणता थोड़ी कम हो गई है। आपको पता है कि लवण वाला जो जल होता है उससे बर्फ़ का निर्माण नहीं होता, मीठा जल ही बर्फ़ बनता है। तो लवणता में वृद्धि हुई। और यही प्रश्न था पीटी में, ध्यान रखना, ये प्रश्न पीटी में पूछा था। आगे जब लवणता हिम द्रवण की बात करेंगे उसमें दोबारा समझाऊंगा, देखना। तीसरा, पवन की दिशा। देखो, पवन की दिशा तट के क्षेत्र और तट से दूर वाले क्षेत्र, दोनों तटों के क्षेत्र में क्या काम करती है। देखो, उत्सर्वण पवन की दिशा कारण उत्सर्वण होता है या निम्नसर्वण, ये होते क्या है। देखो, उत्सर्वण जो महासागर का जो जल होता है जब गहराई से ऊपर की ओर आता है उसको उत्सर्वण बोलते हैं, और निस्सरण जो ऊपर का जल नीचे की ओर जाता है। देखो, जब निस्सरण होगा, पानी जब नीचे जाएगा तो लवणता, जो ऊपर की जो लवणता है ऊपर रहेगी, तो लवणता निस्सरण होने पर, जिस क्षेत्र पर निस्सरण हो रहा है वहाँ पर लवणता में वृद्धि होती है। और जो जब उत्सरण होता है तो नीचे का जो साफ जल होता है वो मीठा जल होता है, या थोड़ा कम लवणता वाला जल होता है वो ऊपर आता है, तो ऊपर वाले क्षेत्र की लवणता में कमी आती है। तो समझ आया उत्सरण और निस्सरण में क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा, वायुदाब। देखो, वायुदाब किस क्षेत्र का आयतन में बढ़ाता है या घटाता है। तो वायुदाब के कारण आयतन में वृद्धि होती है, सॉरी आयतन में कमी होती है, और आयतन में कमी होती है तो लवणता यहाँ पर बढ़ेगी। तो लवणता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हुए। वाष्पीकरण, हिम निर्माण, पवन की दिशा और वायुदाब। अब बात करते हैं लवणता में कमी करने वाले। देखो, अब लवणता में कमी कौन कौन से, लवणता में कमी, ठीक इनके उल्टी वाली दिशाएं लवणता में कमी करेंगी। देखो, अब कौन कौन से कारक हो सकते हैं। यदि नदियों का जल, नदियों का मीठा जल है, मीठा जल सागर में आएगा तो लवणता कम होगी। क्यों? क्योंकि मीठा जल प्रवेश कर रहा है। अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था ना कि जब मैंने समझाया था कि जब जल में कमी आएगी, साफ जल बाहर चला जाएगा तो लवणता में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साफ जल ज़्यादा आ रहा है तो लवणता प्रति 1000 ग्राम में निकालेंगे तो लवणता में कमी होगी, लवणता कम होगी। आया समझ में। दूसरा, वर्षा। देखो, वर्षा अधिक होगी, जितनी अधिक वर्षा होगी तो साफ पानी उतना ही अधिक आएगा, तो साफ पानी अधिक आया है तो लवणता में कमी हुई। तीसरा पॉइंट, हिम द्रवण। देखो, यदि बर्फ पिघलने लगी तो मीठा पानी उस खारे पानी में मिलने लगा, तो जो प्रति 1000 ग्राम में जब लवणता निकालेंगे तो लवणता में कमी हो जाएगी, तो लवणता में कमी हो गई। ये समझ में है ना कि हिम द्रवण से लवणता में कमी हो रही है। यदि बर्फ़ पिघलेगी तो लवणता में कमी होगी, और यदि बर्फ़ का निर्माण होगा तो लवणता में वृद्धि होगी। ये पीटी में ही पूछा गया था, क्रॉस इनके दोनों को चेंज कर दिया था, और पीटी में ये प्रश्न पूछा गया था कि हिम द्रवण से लवणता में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका वितरण देख लेते हैं, किस क्षेत्र पर लवणता कितनी अधिक होगी या कितनी कम होगी। देखो, लवणता का पहले अपन देखते हैं क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, देखो ये हो गई अपनी प्यारी सी पृथ्वी। ये 0 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री, 60 डिग्री अक्षांश, और ये 90 डिग्री। अब बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षैतिज वितरण देख रहे हैं ना, तो पहले 0 पे देखेंगे, फिर 30 पे देखेंगे, फिर 60 पे, फिर 90 पर। तो 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पर, विषुवत पर क्या लवणता रहेगी। देखो, विषुवत पर कौन कौन सी स्थिति रहती है, फिर उसी के आधार पर अपन देखेंगे लवणता कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी। विषुवत पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक है तो लवणता ऑब्वियसली
क्योंकि तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण होता है, तो तापमान अधिक है तो लवणता बढ़ेगी। एक बात ध्यान रखना, तापमान जितना अधिक तापमान होगा उसमें जो पदार्थ हैं उनकी घुलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ध्यान रखना, तापमान में यदि अधिकता है तो लवणों की घुलने की क्षमता अधिक होगी, ये ध्यान रखना। तो विश्व पर क्या क्या स्थिति रहती है? तापमान अधिक रहता है, जो वायु रहती है वायु यहाँ पर ऊपर की ओर उठती रहती है, क्योंकि तापमान अधिक होता है। वायु जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो 30 डिग्री से विश्व की ओर आती हैं जब, तो यहाँ पर अभिसरण करती हैं और वायु ऊपर की ओर उठती रहती है। तो वायु अपने साथ साफ पानी को लेके जाएगी लवणता में, और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, मतलब दाब में कमी होती है, तो वायु का ऊपर की ओर उठती है। दूसरा, वर्षा, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि विश्व पर दोपहर के बाद में वर्षा होती रहती है, क्योंकि वाष्पीकरण सुबह के टाइम में अधिक होता है। एक बात देखना है, यहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है, किसकी तुलना में? 30 डिग्री की तुलना में यहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मौसमी दशाएं अधिक पाई जाती हैं, यहाँ पर बादल बने रहते हैं मौसमी दशाओं के कारण। तो इन सब के कुल मिलाकर यहाँ पर लवणता में वृद्धि करने वाले कारक भी मौजूद हैं, और लवणता में वर्षा अधिक होगी तो लवणता कम होगी, मौसमी दशाएं या वाष्पीकरण कम हो रहा है तो लवणताएं कम होगी। तो यहाँ पर दोनों दशाएं मौजूद हैं, इस कारण यहाँ पर लवणता 30 डिग्री की तुलना में कम होगी। तो यहाँ पर कुल लवणता कितनी होती है? 34 प्रति 1000 ग्राम। विश्व दर कितनी लवणता होती है? 34 प्रति 1000 ग्राम। वहीं अपन जब बात करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ कर, यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? देखो, तापमान में वृद्धि रहती है, वायु दाब अधिक रहता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है, यहाँ पर वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण तापमान अधिक रहता है। पता होना चाहिए आपको कि समुद्र के जल का तापमान सर्वाधिक होता है 30 डिग्री के आसपास में, वाष्पीकरण यहाँ पर अधिक होगा। अब ये सारे कारक क्या हैं? लवणता को बढ़ाने वाले कारक हैं। बात की थी ना कि वर्षा कम होगी तो लवणता बढ़ेगी, वर्षा अधिक होगी तो लवणता में कमी आएगी, वाष्पीकरण अधिक होगा तो साफ पानी इसके साथ बहकर ऊपर जा रहा है, इस कारण लवणता में वृद्धि होती है। तो ये सभी कारक लवणता में वृद्धि करने के कारक हैं, और इस कारण जो सर्वाधिक महासागरों में लवणता पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? 30 डिग्री अक्षांशों के पास। तो यहाँ पर लवणता कितनी होती है? 36 प्रति 1000 ग्राम से 37 प्रति 1000 ग्राम। अब बात करते हैं 60 डिग्री पर कैसी स्थिति पड़ेगी। 60 डिग्री पर देखो तो हमेशा तापमान कम रहता है, यहाँ पर वाष्पीकरण भी कम होता है, क्योंकि तापमान कम है तो वाष्पीकरण भी कम होगा। यहाँ पर वाताग्रीय वर्षा पाई जाती है, वर्षा होती है लेकिन तापमान वाली वर्षा नहीं होती, क्योंकि वाष्पीकरण कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्षा जो पाई जाती है वो वाताग्रीय वर्षा पाई जाती है। वाताग्रीय वर्षा क्या होती है आपको पता होगा, मैंने पीछे वाले टॉपिक में समझाया था, जब तापमान व्युत्क्रमण वाले टॉपिक पढ़ रहे थे हम, उसमें मैंने ये समझाया था आपको। दोबारा एक बार रोज क्लियर कर देता हूँ कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों से वायु आती है, और यहाँ पर जो 30 डिग्री अक्षांश होते हैं यहाँ से भी पवनों का 60 डिग्री और जाती हैं। इसके कारण ये पवनें ठंडी होती हैं और ये पवनें, इनका तापमान अधिक होता है, ये गर्म होती है। तो जब आपस में मिलती हैं तो ठंडी पवनें नीचे रहती हैं और तापमान वाली जो गर्म पवनें होती हैं वो इनके ऊपर चली जाती हैं। इस कारण यहाँ पर प्रतिचक्रवाती स्थिति बनती है और यहाँ पर वाताग्रीय वर्षा होती है। तो इन सब के कारण यहाँ पर लवणता कम होगी, लवणता में कमी पाई जाएगी। तो यहाँ की लवणता कितनी होती है? 60 डिग्री पर लवणता कितनी होती है? 32 प्रति 1000 ग्राम से 33 प्रति 1000 ग्राम। अब 90 डिग्री ध्रुवों पर क्या स्थिति बनेगी? देखो, ध्रुवों पर क्या स्थिति बनती है? तापमान कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है। एक और फैक्टर जुड़ गया, तापमान वाष्पीकरण तो यहाँ भी था, यहाँ पर बर्फ़ का पिघलना। देखो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसके कारण बर्फ़ पिघल रही है, तो यहाँ पर मीठा जल आ रहा है, तो जो लवणता में कमी करता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक कम लवणता पाई जाती है। यहाँ की लवणता होती है 30 प्रति 1000 ग्राम से 31 प्रति 1000 ग्राम।
ये हो गया क्षैतिज वितरण। अब बात करें इसके लंबवत वितरण की। लंबवत वितरण मतलब गहराई में जाने पर वितरण किस प्रकार पाया जाता है। ये गहराई हो गई 500 मीटर। 500 मीटर से 1000 मीटर वाली रेखा, ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। ये मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको। और ये लवणता 34 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम और ये 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। देखो जो निम्न अक्षांश पाए जाते हैं उनकी लवणता अधिक होती है, तो इनकी लवणता में अधिकता पाई जाती है। लेकिन जो थर्मोक्लाइन वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर आके मतलब वो 500 मीटर की गहराई वाली क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर लवणता कम स्वतः ही कम हो पाई जाती है। जो ऊपर तो जो जलीय जीव मरते रहते हैं, तापमान का परिवर्तन होता रहता है। तापमान यदि अधिक हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, वर्षा का जल आता रहता है या फिर बर्फ़ का पिघलना वगैरह, तो इस क्षेत्र में तो अधिकता पाई जाती है लवण की। लेकिन जो 500 से 1000 मीटर वाला जो क्षेत्र होता है थर्मोक्लाइन वाला क्षेत्र, यहाँ पर लवणता में कमी आ जाती है स्वतः ही, और फिर ये सीधी रेखा में चलता रहता है। 1000 मीटर के बाद लवणता में ना तो कोई बदलाव होता है ना ही कुछ और होता है। लेकिन तो यहाँ की लवणता शुरू में अधिक, थर्मोक्लाइन में कम घटती रहती है लगातार, और 1000 मीटर के पश्चात एक समान बनी रहती है। लेकिन जो उच्च अक्षांश यानी विषुवत के आसपास वाले क्षेत्र, यहाँ की विषुवत पर ध्रुवों पर कितनी पाई जाती है लवणता, ध्रुवों पर 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। तो ध्रुवों पर पहले लवणता कम होती है, लेकिन गहराई में जाने के पश्चात लवणता में एक समानता पाई जाती है, और 1000 मीटर के पश्चात लवणता और दोनों की निम्न अक्षांश या उच्च अक्षांश दोनों की लवणता में समानता आ जाती है। यह है उच्च अक्षांश, ये हो गए निम्न अक्षांश। तो ये हो गया अपना महासागरीय लवणता। अब इसके महत्व की, लवणता का महत्व किस प्रकार काम आ सकता है। महत्व देखो, एक बात सर मैंने नहीं बताई है, वो ध्यान रखना। आइसोक्लाइन क्या होता है, तो जो जिस प्रकार समताप रेखाएं होते हैं ना, आइसोहेलाइन क्या होता है, जिस प्रकार समताप रेखाएं होती हैं उस प्रकार ही जो समान लवणता वाले क्षेत्र होते हैं, समान लवणता वाले क्षेत्र होते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कहीं भी मेंशन करना हो मेंस वाले आंसर में तो इसको ध्यान रखना। अब इसके महत्व की बात करें कि लवणता का महत्व क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र में, क्योंकि पोषक तत्व वगैरह लवणता वगैरह में आते हैं। मौसमी दशाएं इससे प्रभावित होती हैं। कैसे, देखो लवणता में अधिकता है, लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि जल में गाढ़ा जल है, वाष्पीकरण यहाँ पर कम होगा। हिमांक और क्वथनांक प्रभावित होता है, हिमांक हो या क्वथनांक, क्योंकि लवणता वाला, देखो जो लवण वाला जल होता है ना वो पिघलता नहीं है, जो लवण वाला जल होता है वो बर्फ़ नहीं बनता, कम बनता है, मतलब जो बर्फ़ होती है उसमें मीठा जल होता है। महासागरीय जल का घनत्व, यहाँ पर घनत्व प्रभावित होते हैं। लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा। नमक का निष्कर्षण करते हैं, लवणता क्या है, नमक ही तो है ना, नमक का निष्कर्षण करते हैं, तो ये इसका महत्व है। तो अपनी लवणता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो मेंस में अपने को पूछता है प्रभावित करने वाले कारक, उसकी अपने बात कर ली है, महत्व की अपने बात कर लिए, इसके वितरण की अपने बात कर लिए। कल अपन बात करेंगे धाराओं के बारे में, जो महासागरीय धाराएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न हर साल पूछते हैं, जो कि अवस्थिति को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।